जय हिंद एस्पिरेंट्स। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं idioms एंड फ्रेजेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और इस सीरीज़ में मैं ऑलरेडी 3 वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ, ये चौथा वीडियो है। ऐसे ही कई सारे वीडियोस आती रहेंगी और सारे PYQs होंगे। स्पेशली idioms एंड फ्रेजेस के ही मैं करवा रहा हूँ अभी। दूसरी बात ये है कि इंपॉर्टेंट PDFs जो हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, आपकी इच्छा है। अगर आपको कुछ क्वालिटी ऑफ कंटेंट चाहिए, टाइमली अपडेट्स चाहिए, PDF चाहिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। सबसे पहला क्वेश्चन, कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली। सेंटेंस लिखा हुआ है, कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली शी फाउंड हरसेल्फ अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल व्हेन शी मैरिड अ पुअर फार्मर एंड मूव्ड टू अ स्मॉल विलेज। सेंटेंस का पहली बात तो मतलब समझ में आना चाहिए। एफ्लुएंट का क्या मतलब होता है? जो बहुत अमीर, हर एक चीज़ अवेलेबल है उनके पास, रुपया पैसा धन दौलत सब कुछ अवेलेबल है, ऐसे लोगों के लिए यूज़ होता है एफ्लुएंट। ठीक है, तो कमिंग फ्रॉम एन एफ्लुएंट फैमिली शी फाउंड हरसेल्फ, तो एक महिला है, उसकी बात की जा रही है कि वो बहुत ही अमीर परिवार से आती है। और उसके साथ हुआ क्या कि जब उसका विवाह एक गरीब किसान के साथ किया गया और जब वो मूव हुई एक छोटे गांव में, तो वो उसके साथ कैसे कंडीशन हुई? उसके साथ कंडीशन हुई कि अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। इसको याद कैसे कर सकते हो? पहले देखो ऑप्शंस क्या क्या है। इन अ फेवरेबल एक्चुएशन, अनहैप्पी एंड रिग्रेटफुल, अ मिसफिट इन द एनवायरनमेंट, या फिर इन अ फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो इसको ऐसे याद कर सकते हो। कह रहा है अ स्क्वायर पेग इन अ राउटेड होल। मान लो एक ऐसे राउंड सा कोई होल है, ठीक है, और उसमें आप पेग क्या होता है पता है? मतलब तो वो दारू वाला पेग, वहाँ पे इसकी बात नहीं की जा रही है। इसको समझो एक ऐसा लकड़ी का कोई ब्लॉक है। अब उसमें क्या करोगे आप? एक कोई स्क्वायर पेग डालोगे तो क्या वो उसमें जाएगा? नहीं जाएगा ना। तो वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए वो सही से फिट नहीं बैठेगा, मिसफिट होगा। एंड दैट इज़ द किक ऑफ दिस क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, दिस इज़ द राइट आंसर, अ मिसफिट इन द एनवायरनमेंट। तो वो बहुत ही अमीर घर से आई थी, बट अब वो गरीब किसान के घर चली गई, तो वो क्या हुई? उसके अराउंड सराउंडिंग जो है वो उसके लिए फिट नहीं है। तो उसके लिए कौन सा आइडियम यूज़ होगा? अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एट डैगर्स ड्रॉन। इसका क्या मतलब होता है? पहली बात तो पता होना चाहिए डैगर्स का क्या अर्थ होता है। डैगर्स का मतलब होता है खंजर। अब खंजर ड्रॉ कर लिए गए भाई, खंजर निकाल लिए गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन कब बनती है कि खंजर निकाल लिए जाते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। डिसीविंग समबडी, डिसीविंग का मतलब होता है धोखा देना। बिटरली हॉस्टाइल, फ्रेंडली विद ईच अदर, या फिर विदाउट होप। तो जब खंजर निकाले जाते हैं दोनों पार्टीज की तरफ से, तो वो कैसे सिचुएशन होती है भाई साहब? अब तो मार हो जाएगा। तो वो ऐसी सिचुएशन होती है जिस जो कि लिखा हुआ है ऑप्शन बी, बिटरली हॉस्टाइल। मतलब अब एकदम अनफ्रेंडली बिहेवियर हो गया है, अब लगता है मार ही हो जाएगी, खंजर निकाल लिए गए हैं, तलवारें निकल गई हैं। तो उसके लिए ऑप्शन में जो सेंटेंस है वो है बी, और इडियम यूज होता है एट डैगर्स ड्रॉन। क्वेश्चन नंबर 3, इडियम लिखा हुआ है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। बहुत ही ईजी है, बहुत सिंपल सा है ना। ये वही वाला है कि जो कुत्ते भौंकते हैं वो काटते नहीं, जो बादल गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये वही वाला सीन है कि जो ज़्यादा बोलते हैं ना वो काम नहीं करते। और वही यहाँ पे एक तरीके से समझाने की कोशिश की गई है कि भाई जो तुम्हारे कर्म होते हैं, तुम्हारे काम जो होते हैं वो बोलते हैं, तुम्हारे शब्द नहीं बोलते। जो ज़्यादा बोलता है वो करके नहीं दिखाता, है ना। तो एक्शन स्पीक्स लाउडर, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो क्या ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन व्हाट यू डू इज मोर इम्पोर्टेंट देन व्हाट यू से। बिल्कुल, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तुम क्या करते हो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बजाय इसके कि तुम कहते क्या हो। कहने में और करने में अंतर होता है ना। और सबसे ज़्यादा माना वही जाता है जो किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, ठीक है, मान लो आप NDA, CDS, FCAT, SSC किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, और दुनिया में ढिंढोरा पीट दिया कि भाई मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, लूंगा या निकाल लूँ, ये मैंने पढ़ लिया है, एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाने वाला है, सारी तैयारी बढ़िया हो गई है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक तो ये लोग होते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं ज़्यादा बात नहीं करते, अपना एग्ज़ाम देते हैं, चुपचाप से तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम देते हैं और सिलेक्शन ले लेते हैं। तो ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, जब उनका सिलेक्शन नहीं होता ना, लोग आकर के फिर ताने मार के जाते हैं। उस सिचुएशन में क्या होता है कि होता है ना कि समाज जो होता है ना वो परिस्थितियाँ नहीं, परिणाम देखता है। तुमने क्या कहा, तुमने किस हिसाब से तैयारी करी, वो उसको नहीं जानना है। समाज को जानना है भैया एट द एंड ऑफ द डे तुम परिणाम क्या लेकर के आए हो, सिलेक्शन लिए हो कि नहीं लिए हो, ये उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। तुमने कितनी भी पढ़ाई की हो, पता चला तुमने
हिस्ट्री पढ़ रखी है और हिस्ट्री के लिए तुमने अपने लिए बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं, उपेंद्र सिंह को पढ़ लिया और कई सारी बुक्स हैं। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री अगर पढ़ेंगे, एंशियंट हिस्ट्री के लिए तो बहुत सारी बुक्स आती हैं, मेडिवल के लिए बहुत सारी बुक्स हैं, मॉडर्न में स्पेक्ट्रम है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। तो पता चला आपने बोला भाई मैंने हिस्ट्री के लिए 5-6 किताबें पढ़ी हैं, बहुत बढ़िया, और मैंने बड़े बड़े राइटर्स को पढ़ा है, आर.सी. मजुमदार, B.S. अल्टीकर, सबकी किताबें पढ़ ली है, बट अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना किसी एग्ज़ाम में तो वो व्यर्थ है। तो इस वजह से तुम्हारे एक्शंस ज़्यादा मैटर करते हैं तुम्हारे बोलने से। चलो, ज्ञान की बातें ज़्यादा हो गई, क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एज द फ्लड वाटर्स हिट द कोस्टल विलेज सेवरल फैमिलीज हैड अ क्लोज शेप। जैसे ही बाढ़ का पानी तटीय गांव में घुसा, बहुत सारी फैमिलीज ने क्या किया, हैड अ क्लोज शेप। अच्छा देखो, क्लोज शेप, आपने वो एडवर्टीजमेंट देखा होगा ना जिलेट वाला, कि जिलेट गार्ड से ऐसी शेव करिए कि हूँ नहीं हाँ, जो भी है ना, जो भी उसका जिस टाइप से उसका ऐड करते हैं वो यहाँ पे मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि उसमें दिखाते ना कि ऐसे ही बाल होते हैं और वो जो शेविंग किट होती है, जो ब्लेड होती है, वो एकदम ऐसे एकदम पास से हटा देती है सारे बाल, तो बिल्कुल नहीं बचता है ना। तो क्लोज शेप क्या होता है, यहाँ पे उसकी जड़ थी और यहाँ से ब्लेड निकल गई, ठीक है। वैसे ही होता है जैसे कि इसके पहले मैंने एक और इडियम बताया था, अ नैरो स्केप। कोई प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ आप खड़े हो, यहाँ से प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे करके आपकी साइड से निकल गई, ठीक है। तो वो क्या हुआ, बहुत बाल बाल बचे आप। उसी को ही एक और इडियम में कहा जाता है अ क्लोज शेप, ठीक। चलो, क्वेश्चन नंबर 5, ही इज कंप्लीटली एट सी अबाउट वेयर टू इन्वेस्ट हिज हार्ड अर्न मनी। देखो, कह रहा है कि वो अभी पूरी तरीके से एट सी है, किस चीज को लेकर के, कि उसने जो इतनी मेहनत से रुपया पैसा कमाया है उसको इन्वेस्ट कहाँ करे। तो देखो, एट सी को कैसे याद रख सकते हो, मान लो ये समंदर है, ठीक है, समंदर में आप बीचों बीच में खड़े हो, अब आपको समझ में नहीं आएगा ना कहाँ जाएं क्या करें। आपको अचानक से कोई उठा करके ले जा करके समुद्र के बीचों बीच छोड़ दे, और फिर क्या करोगे आप, चारों तरफ कुछ नहीं है ना, कोई दुकान नहीं, कोई गलियां नहीं, कोई सड़कें नहीं, कोई आइलैंड नहीं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाओगे आप, क्या करूं क्या ना करूं, परेशान हो जाओगे। तो उसी को इडियम में कहा जाता है एट सी। ऑप्शंस कौन कौन से हैं, कंफ्यूज्ड, श्योर, इन शॉक या फिर कमिटेड। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कंफ्यूज्ड, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6, अनलेस यू आर अबव बोर्ड, कह रहा है unless you are above board in your dealings you will not be able to win the trust of your clients। तो देखो, कह रहा है जब तक तुम अपनी डीलिंग्स में अबव बोर्ड नहीं आ जाते हो तब तक तुम्हारे जो क्लाइंट्स हैं ना उनका भरोसा जीत नहीं पाओगे तुम। अब अबव बोर्ड का क्या मतलब होता है, इसको ऐसे याद रख सकते हो, चेस बोर्ड होता है ना, ठीक है, चेस बोर्ड होता है, उसमें प्यादे रखे होते हैं हर जगह, हर एक ब्लॉक में। तो उस चेस बोर्ड पे हम क्या खेलते हैं, चेस खेलते हैं। तो मन ही मन किसी प्यादे से किसी घोड़े को काटना है तो उसके लिए हम चालें चलते हैं, अपने मन में चालें चलते हैं, फिर उसको बोर्ड में उतारते हैं, है ना। तो जो हमारे मन में चल रहा है उस बोर्ड में हम अपनी प्रतिक्रिया को दिखा रहे हैं कि हमने ये चाल चली और तुम्हें ये काट दिया, तुम्हारा ये सैनिक मार दिया, ये चालें चली, है ना। तो इसी को यहाँ पे इडियम से याद कर सकते हो कि एबव बोर्ड, जब वो बोलते हैं ना यार इन सब चीज़ों से ऊपर उठो, बाहर आओ, दुनिया देखो, वैसे ही ये चाल चलने वाली, शत्रुता करने वाली ये जो बोर्ड है इसके ऊपर उठो, क्या करो, असलियत में बाहर आओ, रियलिटी से सामना करो। तो ऑप्शंस क्या क्या हैं, स्मार्ट एंड डिसेप्टिव, बोल्ड एंड रेकलेस, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, एक्सेप्शनली टैलेंटेड। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक। अभी तक बोर्ड पे क्या था, आप क्या चालें चल रहे थे, जो चलने वाले थे सामने वाले को बता नहीं रहे थे तुम क्या करने वाले हो, कौन सा उसका प्यादा मारने वाले हो, छुपा के रख रहे थे। लेकिन जब उस बोर्ड से बाहर आओगे, असली दुनिया में आओगे, तो आपको ऑनेस्ट एंड फ्रैंक रहोगे, है ना। जो चालें हैं, जो कूटनीतियाँ हैं, वो उसे वहीं पे छोड़ दो और ऑनेस्ट हो जाओ, फ्रैंक हो जाओ, है ना। आई होप ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा याद करने का। अबव बोर्ड का क्या होगा, ऑनेस्ट एंड फ्रैंक, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, एट द ड्रॉप ऑफ हैट, ये तो मैंने पिछली वीडियो में भी बता दिया है। एट द ड्रॉप ऑफ हैट, टोपी के गिरते ही, तो क्या किया था कैडेट ने, जैसे ही गिरो तुरंत फटाक से उठा लिया, मतलब बिना कोई समय गवाए इतनी जल्दी से उठाया कि किसी ने देखा नहीं। तो एट द ड्रॉप ऑफ हैट क्या होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, इंस्टेंटली, अचानक, तुरंत से, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 8, बी एन ओपन बुक। ये तो बहुत ईजी सा है ये भी। बी एन ओपन बुक आपने सुना ना, अरे जी मैं तो खुली किताब हूँ, मेरे बारे में तो जितनी भी चीज़ें हैं सब कोई जानते हैं। तो खुली किताब होना यानी कि क्या क्या है ऑप्शन है, वन अबाउट होम इट इज़ ईजी टू नो एवरीथिंग, वन हु एडवाइजेस others to be frank and unsecretive, one who is fond of reading even fond, one who is fond of reading even when traveling, one who has written an examination without preparation। ये तो हम लोगों की बातें कर गया भाई कि बिना पढ़े बिना तैयारी के एग्जाम दे रहे हैं। खैर जोक सपाट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में सब कुछ जानना बहुत आसान हो, वो खुली किताब है, बी एन ओपन बुक। क्वेश्चन नंबर 9, एसिड टेस्ट, इसका क्या मतलब होता है? आपने जब स्कूल में एक्सपेरिमेंट किया होगा, लिटमस पेपर होता है ना, लिटमस टेस्ट करते हैं ना, लिटमस पेपर होता है, उस पर एसिड और बेस गिराते हैं। तो क्या होता है, जब लिटमस पेपर पे एसिड गिराते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है? रेड कलर का हो जाता है ना। और जब हम उस पर बेस गिराते हैं तो वो कौन से कलर का हो जाता है? ब्लू कलर का हो जाता है, राइट। तो हम उससे पता कैसे करते हैं? मान लो ये कोई वाटर था, मतलब कोई लिक्विड था, उसको हमने लिटमस पेपर गिराया तो पता चल गया कि वो एसिड है या बेस है, उसकी असलियत पता चल गई। यानी कि जब हमने एसिड टेस्ट किया उससे क्या पता चला? अ malicious way of taking revenge, a test that shows how to harm someone, proof that an attack has been done, या फिर definitive proof of truth or falsehood। दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। यानी कि एसिड टेस्ट करने का मतलब होता है कि एक प्रूफ मिल जाता है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे कि जब आप एसिड और बेस का टेस्ट करते हो लिटमस पेपर पे तो पता चल जाता है कि कौन सा लिक्विड एसिड है कौन सा लिक्विड बेस है। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट ऑफ दिस वीडियो इज, एज द क्रो फ्लाइज, जैसे कौवा उड़ता है वैसे क्या? टू बी अनसर्टेन, अ लॉन्ग वाइंडिंग पाथ, द शॉर्टेस्ट रूट, या फिर टू बी डायरेक्शनलेस। तो देखो एक मान्यता होती है कि जो कौवा होता है ना एकदम स्ट्रेट उड़ता है, जैसे कुछ पक्षी होते हैं इधर उधर ऐसे करके उड़ेंगे या जो भी है। अच्छा, आपने एक मूवी देखी होगी, बी मूवी, उसमें काफ़ी नहीं देखी होगी तो देखिएगा। उसमें कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कि मधुमक्खियाँ कैसे बिहेव करती हैं, ऑल्दो इट्स एन एनिमेशन मूवी, तो कार्टून टाइप की है, बट कुछ चीज़ें मज़ा आएगा देखने में कि मक्खियाँ कैसे उड़ती हैं, कैसे वो ग्रुप फॉर्मेशन करती हैं, ये सारी चीज़ें। तो मक्खियों के बारे में खास बात होती है, वह ऐसे आकृति में उड़ती है 8 में। लेकिन कौवे के बारे में ये कहा जाता है कौवा स्ट्रेट उड़ता है, ठीक है, बिना डायरेक्शन गंवाए स्ट्रेट उड़ता है और शॉर्टेस्ट रूट अपनाता है, ये कहा जाता है कौवे के बारे में। और इसीलिए शायद कौवे को चतुर भी कहा जाता है कि भैया बाकी के पक्षी टाइम लगा करके यहाँ से वहाँ इस चौराहे से उस चौराहे पहुँच रहे हैं, कौवा एकदम शॉर्टेस्ट रूट लगा करके डिस्प्लेसमेंट लगा करके सीधा पहुँच गया अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि वो चतुर है। तो ऑप्शन क्या क्या है? टू बी अनसर्टेन, अ लॉन्ग वाइंडिंग पाथ, द शॉर्टेस्ट रूट, या फिर टू बी डायरेक्शनलेस। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, द शॉर्टेस्ट रूट। आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे क्वेश्चंस। सो थैंक यू सो मच। अगर आप यहाँ तक आए हैं, कुछ भी अच्छा लगा हो तो आपको पता है क्या करना है। बाकी कोई भी सुझाव हो सलाह हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।